रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। इस देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे जिसका भी सरकार जिस राज्य में चल रहा हो, सभी लोग इस कोरोना में चुप कर रहा है। आपने एक बार नीतीश कुमार को सुना कि इस 20 लाख करोड़ में बिहार के लिए क्या मिला है? ये लड़ाई कोरोना से ही नहीं लड़नी है, आपको आर्थिक फ्रंट पे भी लड़ना है, आपको मजदूरी के फ्रंट पे भी लड़ना है, रोजगार के फ्रंट पे भी लड़ना है और रोटी पहुंचाने तक आपको लड़ना है। नीतीश कुमार तब तक बहुत मुखर होकर बोला करते थे जब तक उनके मुंह से ये नहीं निकला था कि मर जाऊंगा मगर भाजपा में वापस नहीं आऊंगा भाजपा के साथ। लेकिन अपरिपक्वता की वजह से या फिर कोई उचित मार्गदर्शक न होने की वजह से तेजस्वी अपने काम में बहुत कुशल नहीं है, या तो कोई बहुत बड़ा मोटिव है उनका कि पुनः कोई बात हो गई है भाजपा के साथ कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो चुप रहेंगे। क्योंकि यही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के टाइम कैसे बिफरे थे मोदी 2 के दौरान, यही नीतीश कुमार ट्रिपल तलाक पर किस तरह से बिफरे थे, और यही नीतीश कुमार एनआरसी और सीएबी आते आते चुप्पी साध देते। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। सुबह हो गई है, आप लोग जग चुके हैं, तो यह है भारत लाइव पे पहला एपिसोड रातों रात। इसमें हम आपको बताते हैं कि रातों रात जो घटनाएं हुई हैं बिहार की राजनीति में, कौन सी वो उबाल हो गई है एकदम से रातों रात, उस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस रातों रात पेशकश में। तो जिस तरह से अब राजनीति लगातार अपना रुख बदलती आ रही है, अब आर पार की लड़ाई हो गई है। आप सोच रहे होंगे कोरोना संकट है, लेकिन कोरोना संकट के भीतर भी ये लड़ाई ऐसी होती जा रही है कि खुद ही पेंच फंसते जा रहे हैं। तो इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एक तरफ बाबा बैठे हैं तो एक तरफ हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बैठे हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बाबा के पास। बाबा, आज का जो रातों रात है इसमें क्या कुछ खास है? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो रवि, खास रोज हो रहा है कुछ ना कुछ। खास इसलिए हो रहा है कि सबकी चिंता सिर्फ एक ही बात पर है कि हम कोरोना से कैसे लड़ाई जीतें, और दूसरी कि लोग जो प्रवास कर रहे हैं उन लोगों तक सुविधा कैसे पहुंचे, सहायता कैसे पहुंचे। अगर ये सब नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर उन लोगों को वापस घर कैसे लाया जाए। इन समस्याओं को लेकर के जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर पूरी तरह से थोप दिया है कि ये राज्य का मसला है, राज्य समझे कि कैसे लोगों को ले आएंगे, और दूसरी तरफ राज्य सरकार इतने ज़्यादा चुप हैं कि केंद्र को कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। एक भी राज्य सरकार ने आज तक नहीं देखा होगा कि केंद्र के किसी भी, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, कोई हो, मैं किसी खास पार्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ या गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे जिसका भी सरकार जिस राज्य में चल रहा हो, सभी लोग इस कोरोना में चुप हैं। और चुप्पी के पीछे का कारण क्या है ये बेहतर विपक्ष समझ रहा है, लेकिन विपक्ष के पास ऑप्शन नहीं है। और राज्य सरकारें भी समझ रही हैं, केंद्र भी समझ रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि चीज़ों को जितना अधिक हो सके दबा करके रखा जाए। और यही कारण है कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि आपके पास ऑप्शन सीमित है। ये बातें हम आज से नहीं देख रहे हैं। 2015 से आप चर्चा शुरू कीजिए, बिहार के संदर्भ में यदि बात करते हैं आप, तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई थी जो केंद्र सरकार ने बिहार के लोगों से वादा किया था। 1,65,000 करोड़, आपको सबको याद होगा। उस 1,65,000 करोड़ का कभी भी नीतीश कुमार ने चर्चा नहीं किया है। अब 20 लाख करोड़ की बात हो गई। इससे पहले आप समझिएगा, बहुत बारीकी से बात समझने वाली है, क्यों विपक्ष ये बातें कह रहा है और क्यों मजबूर है सरकार और नीतीश कुमार चुप्पी साधने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि 30 लाख करोड़ से कुछ ज़्यादा का हमारा मेन बजट था। आप समझिएगा, केंद्रीय बजट जो हमारा था 30 लाख करोड़ से कुछ ज़्यादा का मेन बजट था, लेकिन 20 लाख करोड़ आप कोरोना बजट रख रहे हैं। अब इसमें जो घालमेल हुआ है ये कोई स्पष्ट नहीं कर रहा है। आपने एक बार भी नीतीश कुमार को सुना कि इस 20 लाख करोड़ में बिहार के लिए क्या मिला है? अभी भी हाथ फैला करके भिखमंगों की तरह हम खड़े हैं, जो कि मेरा अधिकार है, इस बिहार के लोगों का अधिकार है। बिहार के लोगों ने जिन जिन राज्यों का सृजन किया है वो उनका अधिकार था कि उस राज्य के लोग उनको खाना पीना देते और उनको सम्मान के साथ रखते। लेकिन सब लो दही वाली बात हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि इस कबाड़ को लेके जाओ, और नीतीश कुमार उस कबाड़ को कह रहे हैं कि नहीं, अपने यहाँ डंप करके रखो। आप समझिए कि कितना मुश्किल में ये बिहार है, और यही कारण है कि विपक्ष बार बार लगातार इन बातों की चर्चा कर रहा है, लेकिन बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। आपने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन का भी सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ जहाँ विपक्ष कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता, जो कि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और कद्दावर वित्त मंत्री रहे हैं, उस समय वित्त मंत्री थे जब देश संकट के दौर से, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, और तब उन्हें ये जिम्मेवारी मिली थी।
उनको ये भी कहा गया था कि सोना उन्होंने गिरवी रख दिया है। लेकिन जब आप संकट के समय हैं तो आपको और बोल्डली लड़ना पड़ता है, और उस समय उन पर बहुत सारे आरोप लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैंने डिसीजन किया है इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और ये 1 महीना 2 महीने का फेज नहीं है। जैसे कोरोना में अभी 1-2 महीने का फेज नहीं है, अभी ये लंबा आपको लड़ना है। ये लड़ाई कोरोना से ही नहीं लड़नी है, आपको आर्थिक फ्रंट पे भी लड़ना है, आपको मजदूरी के फ्रंट पे भी लड़ना है, रोजगार के फ्रंट पे भी लड़ना है, और रोटी पहुंचाने तक आपको लड़ना है। उस यशवंत सिन्हा को भी आप अगर पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, उनको समझते हैं आप, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया था। उस समय भी सरकार भाजपा की ही थी, और भाजपा के सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्हें दोबारा भी मौका मिला था। इसलिए मौका मिला था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, और उस डिसीजन से इस देश को समृद्धि मिली थी, एक स्टैंडर्ड मिला था। आज वो भी धरना पर बैठने के लिए मजबूर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश के जो चिंतित लोग हैं, जो जिन्हें चिंता है, वो सभी बाहर निकल के बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आखिर नीतीश कुमार कब डिसीजन लेंगे? इसी बात को लेकर के विपक्ष और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जितने भी आरोप आप लगा लें, आप समझिए कि मीडिया, हम आप तो निश्चित रूप से सरकार पर को घेर रहे हैं, सरकार की बातें कर रहे हैं, सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, विपक्ष जो भी कर रहा है उसकी भी कमियों को उजागर कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष मुखर होकर क्यों नहीं डिमांड कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का मुख्य काम है। हम ये भी बातें कर रहे हैं, लेकिन मीडिया घरानों से आप सुन लीजिए कि कोई भी ये कहने के लिए तैयार है कि 20 लाख करोड़ में क्या क्या बिहार को मिला। कोई इस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं, कोई चर्चा नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही। पास में आऊँगा, सबसे पहले आते हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा जी के पास भी, और उनसे जानते हैं कि इस सर जो राजनीति हो रही है, क्या ये सही है बिहार में इस कोरोना काल में इस तरीके की राजनीति? नहीं, मैंने तो शुरू से कहा कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से मुखर होकर बोलते रहे हैं पूर्व काल में, शायद मुझे लगता है बाबा जिस तरफ मोड़ना चाह रहे हैं इस डिबेट को, मैं उस जगह पहुंचने का प्रयास करता हूं। नीतीश कुमार तब तक बहुत मुखर होकर बोला करते थे जब तक उनके मुंह से ये नहीं निकला था कि मर जाऊंगा मगर भाजपा में वापस नहीं जाऊंगा, भाजपा के साथ। ये उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया था। नीतीश कुमार ने कई सिरदर्द खुद ही मोल लिया, जैसे शराबबंदी भी एक उनके लिए सिरदर्द ही है। लालू के साथ जब गठबंधन उन्होंने किया था वो भी उनके लिए सिरदर्द ही था उनके हिसाब से। तो इन परिस्थितियों तक नीतीश स्वयं पहुंचते हैं, और उसके बाद जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ कि ये हमारे अगेंस्ट में यूज़ किया जाएगा, और विपक्ष ने खूब यूज़ किया। देखिए, बिंदु आधारित, डेटा आधारित, यानी तथ्य आधारित बिहार में विरोध नहीं होता था। मैं तेजस्वी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तथ्य आधारित यानी डेटा एनालाइज कर करके सरकार की बखियां उधेड़ी हैं, लेकिन अपरिपक्वता की वजह से या फिर कोई उचित मार्गदर्शक न होने की वजह से तेजस्वी अपने काम में बहुत कुशल नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव की राजनीति में अगर इसी डेटा एनालिसिस को आप अगर जोड़ देते हैं तो नीतीश कुमार को शायद मतलब अगला टर्म आना इम्पॉसिबल हो जाता। बीच में इस्तीफा देने की जरूरत पड़ सकती थी। बिल्कुल इस्तीफा देने पड़ सकती थी जरूरत, क्योंकि सच्चाई यही है कि जिन आंकड़ों के तहत और जिस आधार के तहत तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग करके नीतीश कुमार हटे थे, उसके बाद ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो नीतीश कुमार उससे भी बड़ा कैटास्ट्रोफिक मान सकते थे डिजास्टर, और इस्तीफा मांग सकते थे भाजपा के नेताओं का। लेकिन नीतीश जी चुप है। ये साबित करता है कि नीतीश जी वाकई आइदर ही हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू से पॉलिटिकल वाइज, और आइदर ही इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड बाय समवेयर एल्स। या तो कोई बहुत बड़ा मोटिव है उनका कि पुनः कोई उनकी साठगांठ हो गई है भाजपा के साथ कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि यही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के टाइम कैसे बिफरे थे मोदी 2 के दौरान, यही नीतीश कुमार ट्रिपल तलाक पर किस तरह से बिफरे थे, और यही नीतीश कुमार NRC और CAB आते आते चुप्पी साध देते हैं। इतना बड़ा मुद्दा, नीतीश कुमार की राजनीति इस पर तैर जाती। नीतीश कुमार बिना नाव के तैर कर पार कर देते प्रशांत महासागर, लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे डिबेट पर चुप हो जाते हैं। इनकी पार्टी के वो नेता जो ऑटोमेटेड है, मतलब जिनको क्विक रिस्पांस टीम कहा जा सकता है, जैसे इनकी ही पार्टी के हैं बलियावी जी, क्विक रिस्पांस टीम के एक्शन के हैं। मतलब जैसे ही कोई एक्शन भाजपा या किसी पार्टी की तरफ से होता है, उस बीट में जिस बीट को उनको दिया गया है वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर खोजते रह जाने के बावजूद भी बेचारे मौलाना साहब मिले नहीं। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने या तो एक्सेप्ट कर लिया है कि अब कुछ कम बोलना है, या उन्होंने ये जो नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ बिहार,
न्यू पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ बिहार, इसको अपना निज़ाम मान लिया है। बाबा आपके पास आना चाहूँगा, 2017 के बाद जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में जाते हैं, तब से ही मीडिया की सुर्खियों में भी और विपक्ष भी कहता रह गया है कि अब नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो मुखर होकर कुछ बात कहते थे। अब उनके अंदर वो खुद अंदर में ही घुटन महसूस कर रहे हैं बीजेपी के पास जब से वो गए हैं। रवि, नीतीश कुमार के लिए अब अंतिम जो समय उनका चल रहा है, उम्र के ढलान पर भी हैं। बार बार आप भारत लाइव पे देखे भी होंगे कि 75 साल का सठियाया हुआ बूढ़ा लिखते हैं लोग। लगातार आप देखिएगा हर एपिसोड में हमारे कोई लोग लिखते हैं इस बात को। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार एक बहुत सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन उनकी सुलझन और उलझन के बीच में वो कुर्सी है। उस कुर्सी के लिए आपने देखा होगा कोरोना संक्रमण के दौरान, संकट के दौरान उनका नाम भी कुर्सी कुमार रख दिया गया है। बिल्कुल, आप इन बातों को कह सकते हैं। बातें तो बहुत चर्चा में चलती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान, कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से नीतीश कुमार बैकफुट पे हैं, लगातार बैकफुट पे हैं, उनके डिमांड को नहीं माना जा रहा है। उनकी डिमांड को मानने के लिए, मनाने के लिए और उसको पुरजोर तरीके से केंद्र में रखने के लिए विपक्ष का सहारा लेना पड़ता है। बीजेपी के जो उनके साथी लोग हैं वो एक अलग तरह से अपने खुद के शासित राज्यों का बड़ाई करते हैं जिस मुद्दे पर, उसी मुद्दे पर नीतीश की बुराई भी हो रही है। नीतीश को बार बार कहा जा रहा है कि आप कंट्रोल में रहें। नीतीश को इससे पहले भी बहुत तरह की बातें कही जा चुकी हैं, जैसा कि नमन जी ने भी बताया भी कि हो सकता है कि उनके साथ एक समझौता हो गया हो कि उन्हें कुर्सी पर बने रहने के लिए उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ी बात होगी। आप उठा कर ये भी देख सकते हैं कि उनके प्रवक्ता विपक्ष पर तो हमलावर हैं, लेकिन कोरोना पर कभी हमलावर नहीं है। कोरोना से जुड़ी हुई बातों की उन्हें जानकारी ही नहीं है। कई लोगों को जब लाइव के दौरान हम आ रहे थे तो हमने कई नेताओं से पूछा कि कोरोना में ये स्थितियां जो हमारे सामने आ रही हैं, ये जो हमारे पास जो नियम कानून आ रहे हैं, ये क्या सही है? तो उनका कहना था कि हमें नहीं पता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से सिर्फ बातों को कहने के लिए बातें हो रही हैं और जो मुख्य बिंदु है उस बिंदु से लोग अलग जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि कोई भी पैदल नहीं आएगा, लेकिन उनके अधिकारी, हम एक एपिसोड करने जा रहे हैं उस पर कि कैसे लोगों को बरगला रहे हैं और कैसे लोगों को अलग अलग तरह से परेशान कर रहे हैं। जो भरोसे की बात नीतीश कुमार करते थे, आज नीतीश कुमार में भरोसा किसी बिहारी को नहीं रह गया है। जो लौट के आए भी हैं, क्षण भर के लिए गाड़ी से उतरते समय जयकारा जरूर लगाए होंगे, लेकिन उनके मन में नीतीश के प्रति कितना कटाश होगा, कितनी कटुता होगी, इसका अंदाजा आपको तब लगेगा जब चुनाव में नीतीश कुमार जाएंगे और मंच पर काला जब उनको झंडा दिखाया जाएगा या उससे भी ज़्यादा कुछ लोग कर दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि नीतीश कुमार को जब एक टीचर ही परेशान करके रख देते हैं, अभी तो करोड़ों बिहारियों की बात है। क्योंकि करोड़ों बिहारी हम इसलिए कह रहे हैं कि 1 करोड़ के आसपास तो जो हमारी सोच है, हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़े के हिसाब से प्रवासी बिहारी हैं, और 1 करोड़ के अगर 7 ही परिवार एक तरफ के हों तो 7 करोड़ ये हो जाते हैं। तो यानी 8 करोड़ लोगों से लड़ना है नीतीश कुमार को, और 8 करोड़ लोगों से कैसे लड़ेंगे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए उन्हें अंतिम ऑप्शन अगर विपक्ष दे रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर आपके पास आना चाहूँगा, जिस तरह से 3 साल पहले की घटना आपको याद होगी, नीतीश कुमार की जब रैली निकलती थी तो पत्थरों के बरसात होते थे, उस समय ईंटा फेंका जाता था उनके ऊपर। क्या फिर से जो कोरोना काल में, अभी तो वो बंद है, लेकिन अब कोरोना काल जब खत्म हो जाएगा, इलेक्शन का दौर स्टार्ट हो जाएगा, उस समय जब वो रैलियाँ करेंगे तो उस समय क्या कुछ होगा? काफिले की बात करें, नीतीश कुमार जब काफिले जाते थे तो जूता चप्पल दिखाया जाता था, काले झंडे दिखाए थे। एक दौर था, आप इसे सत्ता और विपक्ष द्वारा प्रसारित भी कह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में हमने एक चीज़ जरूर देखा है कि नीतीश कुमार इज़ अ मैन हु डिग्स हिज ओन ग्रेव। अपनी कब्र खुद खोदने में माहिर है, लेकिन उस कब्र में भी कुर्सी लेकर ही जाएंगे, ये उनका टैलेंट है। नीतीश कुमार और उनकी इस राजनीति को समझाने के लिए मैं एक रेखा चित्र प्रस्तुत करूंगा, लेकिन ये रेखा चित्र समझ वही पाएंगे जो या तो जेपी आंदोलन के समय के बचे हुए हैं, या जॉर्ज काल के पथिक हैं, या जिन्हें नीतीश और लालू दोनों के दौरान प्रशासनिक अधिकारी या ब्यूरोक्रेट रहने का अवसर मिला है। नीतीश कुमार की अपनी वर्किंग शैली थी। नीतीश कुमार जब शुरुआती दौर में आए थे तो वो एकदम प्योर मचे हुए ब्यूरोक्रेट की तरह काम कर रहे थे, जिसे अपने काम से मतलब था, जो अपने काम और ड्यूटी बजाना जानता था और उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। और लालू प्रसाद यादव की कार्यशैली बिल्कुल अलग थी, उनका एकदम अलग ही था तरीका। ज़्यादातर अगर मैं कहूँ तो वो रॉबिन हुड टाइप का उनका प्रचलन था कि यहाँ से छीनकर वहाँ दे दिया, वहाँ से छीनकर यहाँ दे दिया। आर्थिक विषमता उसमें भी आती है, उसमें भी समाज विषम रहता है, और इसी विषमता को पाटने का काम नीतीश कुमार ने किया था।
तो शुरुआती दौर में नीतीश कुमार ने तो ब्यूरोक्रेट की तरह काम किया और धीरे धीरे इस बिहार की राजनीति ने नीतीश कुमार को बदल दिया। तोड़ते मरोड़ते हुए नीतीश कुमार को ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि खड़े तो हैं मगर कई ऐंठने हैं शरीर में। इन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा आपको। नीतीश कुमार यहाँ तक पहुँचे कैसे? या तो अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ किया कई बार, या विचारधारा जो उनकी थी उसके साथ अन्य विचारधाराओं को एक साथ लाने का प्रयास किया। समन्वय नहीं बन सकता है। गंगा की धारा दो दिशाओं में एक साथ नहीं बह सकती है। यही अविरलता का ख़त्म हो जाती है। अगर गंगा पहाड़ों की तरफ जाने लगे तो वो गंगा नहीं कहलाएगी, वो दूषित पानी होगा जो नाले से ऊपर जाएगा। लेकिन प्रकृति का न्याय देखिए किस तरह से गंगा एक ही तरफ बहती हुई निकल जाती है, तब तक जब तक इस समुद्र में जाकर मिल ना जाए। इसी तरह से नीतीश कुमार की राजनीति भी होनी चाहिए थी, मगर अनफॉर्चुनेटली नीतीश कुमार की राजनीति ऐसी नहीं है। अब आप समझ लीजिएगा, मैं जिन लोगों को मैंने बुलाया था, स्पेशली आकर्षित किया था इस रेखा चित्र के लिए, ब्यूरोक्रेट से नीतीश कुमार तो राजनीतिज्ञ हो गए, एक बहुत मजे में राजनीतिज्ञ हो गए, अवसरों को समझने वाला, सत्ता तक पहुंचने वाला, सत्ता की चाबी रखने वाला। लेकिन इनके साथ साथ जितने भी इनके ब्यूरोक्रेट्स थे जो इनके दौरान इनके साथ जुड़े रहे और इनके साथ काम किया, जो लंबा समय इनके साथ दिया, कुछ लोग तो बिल्कुल हटते गए और उन्हें समझ में आ गया कि वो इस साथ नहीं चल सकते इनके। जो आज भी हैं वो नीतीश कुमार के कैबिनेट मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर से कम भी नहीं है। इस बात को मैं कह रहा हूँ और समझने की बहुत ज़रूरत है। नीतीश कुमार के जितने भी पदाधिकारी हैं जो उनके आसपास रहते हैं, उनका दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं है। और जिस तरह से नीतीश ने तपाकी में प्रशांत किशोर को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया था, इस बात को समझ जाना चाहिए। अगर समझदार होंगे तो आप जोड़ लीजिएगा चीज़ों को कि नीतीश कुमार कैसे रिवार्ड करते हैं अपने लोगों को। और जिसके ऊपर राजा का छत्र छाया हो, वो व्यक्ति अगर अपने से निचले अधिकारी और जनता को अगर गार्बेज ना समझे, डस्टबिन में फेंकने वाला गार्बेज, और वो ना समझे, तो उसकी उस सत्ता की सनक का भी कोई फायदा नहीं है। और बिहार सत्ता उन्मादी लोगों का एक अच्छा खासा गढ़ रहा है। हमने बिहार में एक से एक बारबेरिक एक्ट ऑफ पॉलिटिकल क्राइम हमने देखा है, और आज बिहार में एक बहुत स्मूथ क्राइम हो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सत्ता सौंप दी जा रही है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में ताकत सौंप दी जा रही है। मैं बहुत अच्छे से विश्लेषण इसका करूंगा आने वाले किसी समय में, क्योंकि कुछ आंकड़े मुझे भी अपनी पत्रकारिता के दौरान और अर्जित करने हैं। मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आसपास के एनालिस्ट्स, वो समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है और कितना बड़ा ये मैं खुलासा करूँगा जब मैं करूँगा। तो नीतीश कुमार ने इन लोगों के हाथ में ताकत दे दी है जो जनता के द्वारा चुने हुए नहीं हैं। उनको जनता से फ़र्क नहीं पड़ता है। नीतीश की कुर्सी जाएगी तो नीतीश किसी और के साथ गठबंधन कर लेंगे, लेकिन इन लोगों को जो जनता को डर्ट समझ रहे हैं और जिनमें इतनी सनक हो गई है कि वो खुद को मुख्यमंत्री के बाद समझते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, ऐसे लोगों की वजह से बिहार आज परेशान है। आप जिस भी स्टेट की बात कर लीजिए, मैं ख़त्म करूँगा अपनी बात को, आप किसी भी स्टेट की बात कीजिए जिस स्टेट में अच्छा शासन चलता हो, जनता के हाथ में ताकत हो, मूलभूत सुविधाएं मिलती हों, कटौती नहीं होती हो, जहां भ्रष्टाचार कम हो, उस राज्य के पदाधिकारी सत्ता की मलाई नहीं चाटते हैं और सत्ता के आसपास नहीं घूमते हैं। वो अपनी ग्रेविटी मेंटेन करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि जेपी काल के हों या जॉर्ज काल के पथिक हों या ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारी जो नीतीश लालू दोनों में काम कर चुके हैं, वो मेरी बात को समझ जाएंगे। बाबा, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में? इसमें नमन जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है और बहुत बारीक बातें कही हैं। इन बातों को लोकतंत्र से अगर आप जोड़ करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो बिहार में दम तोड़ रहा है, जो हम कहते हैं कि यहाँ राजनीति की ज़बरदस्त खेती होती है, मेरा इशारा उन्हीं के तरफ था। और हम बार बार जो बातें अपनी रखते हैं वो इन्हीं से तुलनात्मक अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र में चुने हुए लोग हैं उनके अधिकारों को कम करके ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सत्ता को देना, यही बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है। और इस त्रासदी को बिहार के 13 करोड़ लोग झेल रहे हैं। अंतिम लाइन बोल देना चाहता हूँ। अब देखिए, नीतीश कुमार अक्सर नेता कहाँ से उपजा कर लाते हैं, इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की टोली में से वो नेता लाते हैं। और इस बार भी नीतीश कुमार कई ब्यूरोक्रेट्स को चुनाव लड़ाने वाले हैं, इंक्लूडिंग बिहार के डीजीपी, खबर चल रही है।
तो आप समझ लीजिए, मतलब ये हो सकता है कि मेरा तुक्का भी हो, लेकिन ये मैं ही नहीं, बिहार के कई बड़े पत्रकार और एनालिस्ट ये बात अब जानते हैं, कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के कई करीबी लोग इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे और इस बार फिर जीतेंगे और फिर उनकी राजनीतिक पारी शुरू होगी और वो नीतीश कुमार के द्वारा रिवॉर्ड किए जाएंगे। इस्तीफा देने वाले को एक बार फिर से पुनः पद पर बहाल करना बहुत सारी बातों को कहता है। डीजीपी पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं, उसके बाद उन्हें पद पर लाया गया है, तो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल दिखाई है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखा चुके हैं, उन्होंने दिखाया है और कोई गलत भी नहीं है। मेरा इशारा किसी एक व्यक्ति की तरफ नहीं था, मेरे पास पूरा डेटा एनालाइज होकर आएगा, मैं तब इस बात पर चर्चा करूंगा। फिलहाल आपने जब छेड़ दिया तो मैंने बता दिया आपको। तो अब दर्शकों से भी जान लेते हैं इसके बारे में, वो क्या सोचते हैं। हमारे इस रातों रात का जो पेशकश था उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और आपको शो कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और आज बाबा और हमारे संपादक नमन जी दोनों ही साथ में हैं, तो वीडियो को शेयर करना ज़रूरी बनता है जी। और ये तभी होंगे जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाइएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी आइकन वहाँ पे दबा लीजिएगा ताकि जितनी भी खबरें हैं वो सारे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।